प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 2 जून 2025 है, आज का दिन सोमवार है। आज देवों के देव महादेव का दिन है। भोलेनाथ की पूजा आज प्राचीन आदिकाल हड़प्पा काल से ही होते आ रही है। तो इस देवों के देव महादेव के दिन सोमवार को 2 जून को 2025 को मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह भी वीडियो आप बराबर निरंतर वीडियो से परिचित हैं और बार-बार देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो जुनून और जज़्बा और जो लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव है, आप उसको बरकरार रखें और धैर्य रखें, सफलता सबको मिलती है। आप अपने जो तैयारी है उस पर भरोसा करें और अपना लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। और संजय सिविल फोरम के परिवार के जो भी विद्यार्थी हैं और हमसे जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि सब प्रगति करें और सब आगे बढ़े और सबके अंदर सुविचार हो, एक अच्छे इंसान बने। तो निश्चित तौर पर आज बाबा भोले के दिन, आज 2 जून को मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप परिचित हैं, आप वीडियो को मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पूरा पढ़ा चुका हूं और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में मैं प्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद मैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री में आया था और मैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, भारत में सिकंदर का आक्रमण, ईरानी का आक्रमण सब मैं विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका। तो मैं शुरू किया था अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसकी शाखा ईरान, इराक से लेते हुए अफगानिस्तान होते हुए उत्तर भारत में कश्मीर, समूचा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कर्नाटक और पूर्व में मगध तक, बंगाल तक, यानी तमिलनाडु और केरल को छोड़कर समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक तक वो साम्राज्य फैला हुआ है। वो अखिल भारतीय साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में इतनी बड़ी साम्राज्य को कोई नहीं फैलाया। उस महान शख्स चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बता चुके हैं, बिंदुसार के बारे में बता चुके हैं, अशोक के बारे में बता चुके हैं। तो मैं आज की कड़ी में बता रहा हूं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राचीन भारत के इतिहास में एक अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में स्थापित हुआ, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में तमिलनाडु और केरल को छोड़कर। तो एक अखिल भारतीय साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य अपने परम गुरु, एक आदर्श गुरु चाणक्य की सहायता से खड़ा किया था और भारत में जो यूनानी का आक्रमण है उसकी दास्ता से भारत को मुक्त किया था और धनानंद की जो अत्याचार अराजकता थी उसकी मगध की जनता को एक खुशी का माहौल चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रदान किया गया और एक योग्य राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य आए। तो निश्चित तौर पर जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया और उसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, एक कौटिल्य के परामर्श से, चाणक्य की परामर्श से एक अखिल भारतीय प्रशासन की भी स्थापना की गई। तो प्राचीन भारत के इतिहास में एक अखिल भारतीय साम्राज्य और एक अखिल भारतीय प्रशासन मौर्य वंश के द्वारा ही रखा गया। तो बात होती है कि जो मौर्य का प्रशासन है उसका प्रभाव पूरे भारत पर है, एक अखिल भारतीय प्रशासन है। तो मौर्य वंश के प्रशासन के जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके द्वारा समूचे मौर्य वंश के प्रशासन का पता लगता है। मेगनास्थनीज की जो इंडिका है उसके द्वारा भी मौर्य वंश का प्रशासन का पता लगता है। रुद्रादमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी मौर्य वंश के प्रशासन का पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य पूरी भारत की पहली अखिल भारतीय प्रशासन है। और मौर्य वंश जो अखिल भारतीय प्रशासन है और भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता है और भारत में एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है जिसको स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से सफल हुए और एक अखिल भारतीय प्रशासन को रखने में वो सफल हुआ और उसका जो इनपुट है 100 का 100% इसमें देखने को भी मिलता है। अब बात होती है कि यह जो अखिल भारतीय प्रशासन मौर्य वंश के द्वारा रखा गया, तो इसमें सबसे पहले जो प्रशासन है इसका बिंदु मैं बनाता हूं केंद्रीय प्रशासन।
केंद्रीय प्रशासन में राजा प्रमुख होते थे। इसके बाद प्रांत की प्रशासन, प्रांत यानी राज्य। प्रांत के बाद है मंडल, मंडल का मतलब कमिश्नर, कमिश्नरी। इसके बाद है जिला, जिला को विषय कहते थे। इसके बाद है स्थनिक, अभी अनुमंडल कह सकते हैं, इसमें 800 गांव होते थे। इसके बाद है द्रोणमुख और इसमें 400 गांव होते थे। खावर्टिक, इसमें 200 गांव होते थे। इसके बाद है संग्रहण, इसमें 10 गांव होते थे। और फिर है गांव, मात्र 1 गांव। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं प्रशासन को पूरा तोड़ा हूं कि सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांत की प्रशासन है, राज्य की प्रशासन है। प्रांत के बाद नीचे जो है कमिश्नरी होते थे जिसको मंडल कहा जाता था। इसके बाद जिला होते थे, जिला को विषय कहा जाता था। इसके बाद स्थनिक 800 गांव के प्रमुख होते थे। उसके बाद है जो है द्रोणमुख, वो 400 गांव के प्रमुख होते थे। खावर्टिक 200 गांव के प्रमुख होते थे। संग्रहण 10 गांव के प्रमुख होते थे। और एक गांव को ग्राम यानी गांव कहते थे जिसके प्रमुख मुखिया। तो पूरी प्रशासन आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे अभी तक ऐसा ही है। तो मौर्य वंश की जो प्रशासन है उससे अभी की प्रशासन, भारत की जो भी प्रशासन है वो मौर्य वंश से भी ली गई। तो निश्चित तौर पर मौर्य प्रशासन में हम देख रहे हैं केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में राजतंत्र है, राजा ही सर्वोच्च है। राजा ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सर्वोच्च बिंदु पर है और राजा ही परम शक्तिमान है। तो राजा, इतनी बड़ी साम्राज्य को, राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद है। और राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद है उसको पुरोहित कहते थे, उसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। और प्रधानमंत्री के साथ पुरोहित चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य में है, यानी जो चाणक्य विष्णुगुप्त हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी हैं और पुरोहित भी हैं। बिंदुसार के समय खल्लाटक प्रधानमंत्री बनाए गए और अशोक के समय राधा गुप्त को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो राजा के बाद सर्वोच्च पद माना जाता था प्रधानमंत्री का। तो राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद है, उसमें राजा के बाद सर्वोच्च पद पुरोहित है, महामंत्री है, सेनापति है। तो मौर्य वंश का जो मंत्री परिषद है वह नीति का निर्माण करता था, राजा को सहायता देता था कार्य प्रशासन में। लेकिन राजा मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे, राजा स्वेच्छा से भी डिसीजन ले सकते थे। तो मौर्य वंश की जो मंत्री परिषद है, जिसको शीर्ष अधिकारी भी कहा जा सकता है, उसको तीर्थ कहा गया है। और अर्थशास्त्र में बताया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का जिक्र है, यानी 18 जो है बड़े बड़े पदाधिकारी मंत्री का जिक्र है। तो निश्चित तौर पर उसमें पुरोहित हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में जो संभारता है, जो राजा को सहायता दे रहे हैं, पूरे देश की आय क्या क्या होगी, उसका पूरा क्या खर्च होगा, यानी बजट जो करते थे उसको संभारता कहते थे। क्या कहते थे? जो बजट तैयार करते थे केंद्रीय प्रशासन में, जो राजा को सहायता देते थे, उसको सहमारता कहते थे। क्या कहते थे? बजट तैयार करने वाले को समारता। इसके बाद सन्निधाता, सन्निधाता कोषा अध्यक्ष थे। सन्निधाता क्या थे? कोषा अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या है? दंडपाल। यह दंडपाल क्या करता था कि सेना को सामग्री पहुंचाता था। अंतपाल जो हमारा सीमा है उसकी रक्षा करता था। दुर्गपाल जो है किले की रक्षा करता था। व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। प्रतिष्ठा यह जो होता था यह फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। इसके बाद होते थे आटविक, जो वन विभाग के प्रमुख अधिकारी या मंत्री होते थे। इसके बाद है प्रतिष्ठा, जो राजकीय आदेश को, सूचना को आदान प्रदान करता था, उसको प्रतिष्ठा कहते थे। इसके बाद है कर्मांतिक, यह उद्योग धंधे के प्रमुख मंत्री होते थे। अंतर्वेशिक, यह राजा के अंगरक्षक के प्रमुख मंत्री होते थे। अंतर्वेशिक। तो केंद्रीय प्रशासन में मैं बोला हूं संभारता, जो आय और व्यय की बजट को तैयार करता था। सन्निधाता कोषा अध्यक्ष था। इसके बाद जो है दंडपाल, यह सेना को सामग्री पहुंचाते थे। अंतपाल सीमा की जो चारों ओर बाउंड्री होती थी उसकी रक्षा करते थे।
किले की रक्षा दुर्गपाल करते थे होते थे। इसके बाद जो है प्रतिष्ठा राजकीय आदेश को सूचना को आदान प्रदान करते थे। कर उद्योग धंधे के प्रमुख मंत्री कर्मांतिक होते थे। वन विभाग के प्रमुख आटविक। तो केंद्रीय प्रशासन में ये सब जो तीर्थ हैं, ये सब राजा को सहायता करते थे और अपने नीति का निर्माण करते थे। इसके बाद जो है मौर्य वंश में केंद्र के प्रशासन के बाद है प्रांत की प्रशासन। तो मौर्य वंश में जो प्रांत है वो 5 प्रांत हैं और वो प्रांत हैं कौन कौन है? उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है। अवंती पथ उसकी राजधानी उज्जैन है। पूर्वी परत जहां मौर्य वंश की पूरी राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, जहां से अभी आपको हम वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद जो है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णसिरी है। इसके बाद है कलिंग और कलिंग की राजधानी तोसली है। तो मौर्य वंश में 5 प्रांत है। उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला है। पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है, जहां पूरी मगध की राजधानी थी, जहां पर मौर्य साम्राज्य विराजमान होते थे अपने महल में और वहीं से शासन को चलाते थे। इसी पाटलिपुत्र से पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है। अवंती पथ उसकी राजधानी उज्जैन है। कलिंग पथ इसकी राजधानी तोसली है और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णसिरी। तो प्रांत को चक्र भी कहा जाता था और प्रांत के जो प्रमुख होते थे, जो युवराज होते थे, उसको उपराजा कहते थे, गवर्नर कहते थे, आर्यपुत्र कहते थे। फिर सुनिएगा, प्रांत के प्रमुख को आर्यपुत्र कहते थे, कुमार कहते थे, गवर्नर कहते थे, उपराजा कहते थे। 5 प्रांत हैं, पांचों प्रांत को हम लिखे हैं। प्रांत के नीचे मंडल है जिसको कमिश्नरी कहते थे और कमिश्नरी के प्रमुख को प्रतिष्ठा कहते थे। इसके बाद है जिला, जिसे विषय कहते थे और जिला के प्रमुख को विषयपति कहते हैं, अभी जिलाधिकारी कहते हैं। और उस समय विषयपति को प्रादेष्टिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रादेष्टिक। तो उस समय जिले के सबसे प्रमुख अधिकारी प्रादेष्टिक थे और जिले में सहायता देने के लिए राजुक होते थे। राजुक जो होता था बंदोबस्त अधिकारी होता था, जो पूरे जिले की कर को भी वसूल करता था और वो न्याय का भी काम करता था राजुक। और युक्त कलर होते थे। मौर्य वंश के अभिलेख के 5वें अभिलेख में प्रादेशिक, राजुक और युक्त का भी जिक्र है। तो इसके बाद जो है जिला के बाद होते थे स्थनिक, वो 800 गांव के प्रमुख होते थे। दुरोन्मुख 400 गांव, खाबरेटिक 400 गांव, है ना, संग्रहण 10 गांव और एक गांव के प्रमुख को मुखिया कहते थे। इसके बाद है कि मौर्य वंश का जो नगर प्रशासन है, जहां से पूरी पाटलिपुत्र से नगर प्रशासन होते थे, नगर प्रशासन के प्रमुख नागरक हैं और नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियां हैं। तो पहली जो समिति है, 6 समिति में 5-5 सदस्य बैठते थे। तो पहली समिति उद्योग और शिल्प कला से संबंधित है। दूसरी समिति जो होती थी, जब विदेशी लोग का आगमन होता था, दूसरी समिति उसकी देखभाल करती थी। तीसरी समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करते थे और चौथी समिति जो व्यापार और वाणिज्य होता था कि साम्राज्य में किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा, वो चौथी समिति तय करते थे। इसके बाद जो 5वीं समिति होता था, जो भी उत्पादन होता था वो कितना गुणवत्तापूर्ण उत्पादन है, कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है सामान में, वो 5वीं समिति देखते थे। और 6ठी समिति बिक्री कर को वसूल करता था। तो 6 समिति है जिसमें 5 सदस्य है और नगर के प्रमुख को नागरक कहते थे। ये पाटलिपुत्र में ही नगर प्रशासन होते थे। इसके बाद जो है मौर्य वंश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका काफी मजबूत थी। केंद्रीय की अलग न्याय थी, प्रांत की अलग न्यायालय थी, जिला की अलग न्यायालय थी। जो फौजदारी मामले का मामला देखते थे उसको प्रतिष्ठा कंटक शोधक न्यायालय कहते थे। उसके न्यायाधीश को व्यवहारिक यानी प्रतिष्ठा कहते थे। जो जमीन जगह की न्याय को देखते थे उसको दीवानी कहते थे और दीवानी न्याय के मुख्य न्यायाधीश जो है व्यवहारिक हैं। मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था है वो काफी मजबूत है और एक जगह जो गुप्त सूचना को प्राप्त करते थे उसको संस्था कहते थे और जो घूम घूम कर गुप्त सूचना को प्राप्त करते थे उसको संचारा कहते थे। मौर्य वंश में सेना बहुत विशाल थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सेना थी, पैदल सेना थी, हाँ, उसके बाद जो है घोड़सवार सेना थे, उसके बाद रथ की सेना थी, हाथी सेना थी,
नौसेना थी, रसद सेना थी। यानी 11वीं सेना जो है 6 भाग में बटा हुआ है, जिसमें 55 सदस्य होते थे। फिर सुनिएगा, पैदल सेना, उसके बाद घोड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना, रसद सेना। तो मौर्य वंश में सबसे ज्यादा 6 लाख पैदल सेना होते थे और यह निश्चित तौर पर एक विशाल साम्राज्य, यानी नंद वंश की जितनी सेना थी उससे 3 गुना सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। यानी 6 लाख उस समय पैदल सेना होना एक अपने आप में मिसाल है। इसलिए इतिहासकार जास्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा और इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर उस समूचे भारत उपमहाद्वीप पर प्रशासन किया और नंद वंश को धूल चटा दिया चंद्रगुप्त मौर्य अपनी चाणक्य जो है गुरु की सहायता से। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश के प्रशासन को हम विस्तार पूर्वक रखे हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपकी हर एग्जाम पीसीएस के पीटी ही नहीं, पूरा अभी चूंकि मैं पीटी तो पढ़ाता नहीं हूँ, पूरा मेंस का कॉन्सेप्ट देता हूँ, पूरा मेंस और पीटी हर चीज आपका कवर हो जाएगा। आप अपनी जो लक्ष्य है उसके प्रति अडिग रहिए और धैर्य रखिए। बार बार हम कहते हैं कि अपने माइंड को, कंसंट्रेशन को एक जगह केंद्रित करना है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर, समर्पित होकर काम करना है। और आप इसी के साथ मैं शुभकामना देता हूं कि आप जो आने वाला एग्जाम है, 71 भी आ चुकी है बीपीएससी, उसको भरे। 17वें में तो बहुत सारे बच्चे मेरे निकल ही रहे हैं, 71वें में आप कामयाब हो। इसी के साथ मैं आपको इस सफलता की शुभकामना देता हूं कि भगवान आपको धैर्य रखे, आपको सफल बनाए, भोलेनाथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।